नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गदेन फोडरंग ट्रस्ट सुर्खियों में। भविष्य में कोई नया दलाई लामा घोषित करने का अधिकार होगा सिर्फ इसी ट्रस्ट को। ट्रस्ट का मकसद है तिब्बती बौद्ध धर्म, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना। साइट्स ने हाल ही में अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। साइट्स बनाया गया था दुनिया भर में वन्य जीवों की तस्करी और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए। वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है साइट्स। और भारत सरकार ने नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 लॉन्च की। भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी 1984 में। नई नीति का मकसद है खेलों को ताकत से देश के हर हिस्से का समग्र विकास करना। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। हाल ही में 14वें दलाई लामा ने घोषणा की है कि दलाई लामा की परंपरा आगे भी जारी रहेगी और भविष्य में उनके पुनर्जन्म यानी रीइंकारनेशन को मान्यता देने का अधिकार केवल गदेन फोडरंग ट्रस्ट के पास होगा। गदेन फोडरंग ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे खुद 14वें दलाई लामा ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य तिब्बती बौद्ध धर्म, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना, साथ ही तिब्बती शरणार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों को पूरा करना है। यह ट्रस्ट 2011 में धर्मशाला में रजिस्टर हुआ था और इसका नाम गदेन फोडरंग तिब्बत की ऐतिहासिक सरकार के नाम पर रखा गया है, जिसे 1959 तक दलाई लामाओं ने चलाया था। यह नाम उस जगह से भी जुड़ा है जहां दूसरे दलाई लामा से लेकर अब तक के दलाई लामा रहते आए हैं। लहसा स्थित डेपुंग मठ में उनके आवास को ही गदेन फोडरंग कहा जाता है। इस ट्रस्ट का संचालन समधोंग रिनपोछे कर रहे हैं, जो तिब्बती प्रशासन के पूर्व प्रमुख कालोन त्रिपा रह चुके हैं और दलाई लामा के करीबी सहयोगी हैं। इस पहल के जरिए दलाई लामा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में कोई नया दलाई लामा घोषित करने का अधिकार सिर्फ इसी संस्था को होगा, न कि किसी सरकार या बाहरी संगठन को। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट गार्ड्स ने हाल ही में क्वाड एट सी शिप्स ऑब्जर्वर मिशन के नाम से एक नया समुद्री मिशन शुरू किया है। यह मिशन वेलिंगटन डिक्लेरेशन के तहत लॉन्च किया गया है, जिसका मकसद चारों देशों की कोस्ट गार्ड्स के बीच समन्वय, समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। यह मिशन भारत की सागर नीति यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को भी सपोर्ट करता है, जिसमें समुद्री क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास की बात कही गई है। आपको बता दें कि वेलिंगटन डिक्लेरेशन साल 2024 में अमेरिका के वेलिंगटन शहर में क्वाड लीडर्स के बैठक के बाद जारी की गई थी। इनमें इंडो पैसिफिक को फ्री, ओपन, समावेशी और लचीला बनाए रखने की बात दोहराई गई है। साथ ही रूल ऑफ लॉ, लोकतंत्र और देश की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का भी संकल्प लिया गया है। इस घोषणा के तहत कई और महत्वपूर्ण पहलें भी शुरू की गई हैं, जैसे क्वाड कैंसर मूनशूट, जिसका फोकस सर्वाइकल कैंसर पर है। इसके अलावा मित्री MITRI नाम की एक पहल भी की गई है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मरीन टाइम ट्रेनिंग को बढ़ावा देगी। वहीं पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप भी है, जिसका मकसद आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली इंटरनेट केबल्स को विकसित करना है। ये सब पहले मिलाकर पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने की कोशिश है। दोस्तों, हाल ही में साइट्स ने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में वन्य जीवों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक खास वैश्विक समझौता बनाया गया था, जिसे हम साइट्स कहते हैं। इसका पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा है। साइट्स को वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की शुरुआत 1963 में IUCN बैठक में की गई थी और इसे 1975 में लागू किया गया था। यह अपनी तरह का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो वन्य जीवों और पौधों की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। इसका उद्देश्य बहुत साफ है। यह एक स्वैच्छिक समझौता है जिसमें देश आपसी सहमति से जुड़ते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वन्य जानवरों और पौधों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनकी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में न पड़े। इसमें आयात, निर्यात और री एक्सपोर्ट जैसे मामलों को लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है। साइट्स का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसे UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संचालित किया जाता है। IUCN इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह भी देता है।
आज की तारीख में 185 देश या संगठन इसके सदस्य हैं और भारत ने इसे वर्ष 1976 में मान्यता दी थी। हालांकि साइट्स कानूनी रूप से बाइंडिंग है, यानी इसके नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन यह हर देश की अपनी घरेलू कानूनी व्यवस्था के तहत ही लागू होता है। यानी साइट्स कोई सीधा कानून नहीं है, बल्कि देशों को इसे अपने देशों के कानूनों में लागू करना होता है। इसका सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला मंच है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप। भारत में कोप 3 1981 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साइट्स के अंतर्गत एक बड़ी पहल है साइट्स ट्रेड डेटाबेस, जिसे UNEP WCMC यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें दुनिया भर के ट्रेड रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि साइट्स के तहत दुनिया भर की हजारों प्रजातियों को उनके संरक्षण की जरूरत के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। इन्हें अपेंडिक्स 1, 2 और 3 कहा जाता है। अपेंडिक्स 1 में वे प्रजातियां आती हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं और जिनका व्यापार केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में और कड़े नियमों के तहत किया जा सकता है, जैसे कि वैज्ञानिक शोध आदि। उदाहरण के लिए टाइगर, हाथी और कुछ दुर्लभ कछुए इसमें शामिल हैं। दूसरी ओर अपेंडिक्स 2 में वे प्रजातियां शामिल हैं जो अभी तो खतरे में नहीं हैं, लेकिन अगर इनके व्यापार को नियंत्रित नहीं किया गया तो वे जल्द ही खतरे में आ सकती हैं। इसलिए इनका व्यापार परमिट के जरिए सीमित रूप से किया जा सकता है। इसमें कई तरीके के सांप, मगरमच्छ और ऑर्किड जैसे पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। और तीसरी श्रेणी अपेंडिक्स 3 इन प्रजातियों की होती है जिन्हें कोई एक देश अपनी राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजाति घोषित करता है और फिर साइट्स के दूसरे सदस्य देशों से सहयोग मांगता है कि वे भी उस प्रजाति के व्यापार पर नियंत्रण रखें। यानी यह एक तरह से देश विशेष की पहल होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लागू होती है। चलिए आप बात करें इनके कुछ खास पहलों की। साइट्स आज 40,900 से ज्यादा प्रजातियों की रक्षा करता है, जिसमें 6,610 प्रजातियां जानवरों की और 34,310 प्रजातियां पौधों की शामिल हैं। आपको MIKE यानी माइक प्रोग्राम के बारे में भी जानना चाहिए। माइक यानी मॉनिटरिंग द इल्लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। यह एक साइट बेस्ड सिस्टम है जो एशिया और अफ्रीका में हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी करता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997 में हरारे में कोप 10 के दौरान हुई थी। अभी पिछले साल यानी 2024 में साइट्स ट्री स्पीशीज प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और यह पेड़ों की लुप्त होती प्रजातियों की रक्षा के लिए नई पहल है। हाल ही में संथाल विद्रोह के 170 वर्ष पूरे होने पर 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। हुल का अर्थ होता है क्रांति। अब चलिए समझते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। दोस्तों, संथाल विद्रोह भारत की पहली जन आंदोलन क्रांतियों में से एक था। भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन लगातार फैल रहा था, उसी दौरान वर्ष 1855 में एक बहुत बड़ा आदिवासी विद्रोह देखने को मिला, जिसे संथाल विद्रोह कहा गया था। यह विद्रोह झारखंड के राजमहल की पहाड़ियों के दामिन एकोह के क्षेत्र में हुआ था, जो उस समय कंपनी शासन द्वारा विशेष रूप से संथाल जनजातियों के लिए बसाया गया क्षेत्र था। देखिए, संथालों को पहले बंगाल के बीरभूमि और मानभूमि क्षेत्रों में बसने की अनुमति थी, लेकिन जब 1793 में ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया तो जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया और किसानों और आदिवासियों से जबरन कर वसूली शुरू हुई। इसके चलते संथाल जनजातियों को उनके पारंपरिक जंगलों और खेतों से जबरन बेदखल कर दिया गया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने दामिने कोह क्षेत्र को संथालों के लिए सुरक्षित घोषित कर वहां बसाया गया, लेकिन जल्द ही वहां भी शोषण शुरू किया गया। संथालों को बिचौलियों, साहूकारों, जमींदारों और पुलिस द्वारा बुरी तरह से सताया जाने लगा। उन्हें भारी ब्याज पर ऋण दिया जाता था। फिर उनके खेत, मवेशी और यहां तक कि परिवार के सदस्य तक जबरन गिरवी रखे जाते थे। महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती थीं। इस निरंतर शोषण ने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया, जिनका साथ फूलो और झानो नामक बहनों ने भी दिया था। इन नेताओं ने लगभग 60,000 से अधिक संथाल पुरुषों और महिलाओं को एकजुट किया और ब्रिटिश अफसरों, पुलिस थानों, जमींदारों व साहूकारों पर हमला शुरू कर दिया। विद्रोहियों ने लगातार तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजी सेनाओं से टक्कर ली। शुरुआत में संथालों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी प्रशासन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों ने पूरी सेना, तोपखाना और घुड़सवार भेजकर विद्रोह को दबा दिया। हजारों संथालों को मार दिया गया। सिद्धू और कान्हू को पकड़ा गया और सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा दे दी गई।
सांथाल विद्रोह को अक्सर 1857 की क्रांति की भूमिका के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी आदिवासी समुदाय ने इतने संगठित रूप में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत की थी। यह सिर्फ आर्थिक और सामाजिक शोषण के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी अस्मिता, जमीन के अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। आज ये विद्रोह झारखंड, बिहार, बंगाल और ओडिशा के आदिवासी समुदायों के बीच गौरव और जागरूकता का प्रतीक बन गया है। झारखंड सरकार हर साल 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है और संथाल नायकों की याद में कई स्मारक और म्यूजियम बनाए गए हैं। 2023 में केंद्र सरकार ने फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज जैसी संस्थाएं उनके नाम पर ही बनाई हैं। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम यानी ELI स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम यानी ELI स्कीम की घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री की 5 प्रमुख योजनाओं के पैकेज के तहत की गई थी। ये योजना रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और अन्य अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा। इस स्कीम पर 2 वर्षों 2025 से 2027 में कुल खर्च 99,446 करोड़ किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से देश में करीब 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा की जाएंगी, जिसमें 1.92 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार नौकरी करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, युवाओं को रोजगार पाने की क्षमता को मजबूत करना और खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी को व्यापक बनाना। देखिए, ELI स्कीम भारत की एक ऐसी योजना है जो 2 पक्षों को फायदा देती है, यानी नए कर्मचारियों को और उन्हें नौकरी देने वाले नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को भी। अगर हम कर्मचारियों की बात करें तो इस स्कीम का फायदा उन्हें मिलता है जो पहली बार नौकरी कर रहे हों और EPFO में पहली बार रजिस्टर हुए हों, साथ ही जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीने से कम होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक एक मुश्त EPF वेतन इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा, जो 2 किश्तों में मिलता है। पहली किश्त 6 महीने की लगातार नौकरी के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने पूरे करने पर एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स पास करने के बाद मिलती है। इस इंसेंटिव का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट्स या स्कीम में लॉक इन पीरियड के साथ जमा किया जाता है ताकि कर्मचारियों में बचत की आदत विकसित हो। अब तक लगभग 1.92 करोड़ नए कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। पैसा सीधे आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम यानी ABPS के जरिए DBT से कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब बात करते हैं नियोक्ताओं की। वे संस्थान या कंपनियां जो EPFO में रजिस्टर्ड हैं, वे भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। अगर उनके यहाँ 50 से कम कर्मचारी हैं तो उन्हें कम से कम 2 नए लोग और अगर 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं तो कम से कम 5 नए लोगों को नौकरी पर रखना होगा। हर नए कर्मचारी पर सरकार नियोक्ता को 3,000 रुपए प्रति माह का इंसेंटिव देती है। यह इंसेंटिव सामान्यतः 2 साल तक मिलता है, लेकिन अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो यह लाभ 4 साल तक जारी रह सकता है। शर्त यह है कि हर नए कर्मचारी को कम से कम 6 महीने तक काम पर बनाए रखना जरूरी है। इंसेंटिव की राशि सीधे नियोक्ता के पैन से जुड़े अकाउंट्स में जमा की जाती है। कुल मिलाकर कर्मचारियों को 15,000 तक की मदद और बचत का मौका मिलता है। वहीं नियोक्ता को हर कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रति माह तक की सहायता राशि मिलती है, बशर्ते वे तय शर्तें पूरी करें। भारत सरकार ने नई सोशल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 यानी खेलो भारत नीति लॉन्च की है। यह नीति अब पुरानी 2001 की पॉलिसी की जगह लेगी। आपको बता दें कि भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984 में बनी थी। दोस्तों, इस नई नीति का मकसद है कि खेलों की ताकत से देश के हर हिस्से का समग्र विकास करना चाहिए। इसके 5 मुख्य पिलर यानी आधार हैं। पहला है ग्लोबल लेवल पर एक्सीलेंस, यानी गांव और स्कूल से लेकर ओलंपिक तक अच्छे खिलाड़ी तैयार करना और खेल संघों की काम करने की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाना। दूसरा है आर्थिक विकास, यानी खेलों के जरिए टूरिज्म, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। तीसरा है सामाजिक विकास, जिसमें महिलाओं, गरीब तबकों और पिछड़े क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। चौथा है खेलों को जन आंदोलन बनाना, मतलब हर नागरिक को फिटनेस और खेलों में शामिल करना और हर जगह खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना। पांचवां पिलर है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के साथ तालमेल, जिसके तहत स्कूलों में खेलों को कोर्स का हिस्सा बनाना और टीचर्स को खास ट्रेनिंग देना शामिल है। इसके अलावा सरकार एक मजबूत नियम कानून वाला ढांचा बनाएगी जिसमें खेलों की निगरानी, गुणवत्ता और जवाबदेही तय हो सकेगी।
प्राइवेट सेक्टर के पैसे और सपोर्ट लेने के लिए पीपीपी मॉडल और CSR फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नई टेक्नोलॉजी जैसे AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके देश भर में नेशनल लिविंग मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि हर स्तर पर खेलों की प्रगति पर नजर रखी जा सके। यह नीति सिर्फ मेडल लाने की ही नहीं है, बल्कि खेलों से देश को आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की सोच के साथ लाई गई है। आपको बता दें कि भारत में खेलों को लेकर एक खास व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले बात करें तो संविधान की, तो भारत में खेल संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट माना गया है। यानी खेलों से जुड़ी नीतियां और योजनाएं मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी MYAS बनाई है, जिसके 2 विभाग होते हैं, एक युवा मामलों का और दूसरा खेल का। इसके अलावा खेलों को प्रोफेशनल रूप देने और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI की स्थापना की थी। यह संस्था सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत बनाई गई थी और यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो 2014 में शुरू हुई थी और इसका मकसद ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रेन करना है। वहीं खेलो इंडिया प्रोग्राम जो 2017 में लॉन्च हुआ और स्कूली व कॉलेज स्तर के टैलेंट को निखारने पर फोकस करता है, और फिट इंडिया मूवमेंट जो 2019 में शुरू हुआ था ताकि लोगों में फिटनेस की आदत डाली जा सके। हाल ही में भारत सरकार ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RDI स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों चलिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RDI स्कीम के बारे में पहले जानते हैं। इस योजना का मकसद है रिसर्च और नई खोजों को बढ़ावा देना, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जो अभी तेजी से उभर रहे हैं। सरकार इस स्कीम पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स रिसर्च में ज्यादा निवेश करें। इस स्कीम के जरिए सरकार चाहती है कि ऐसे कामों को बढ़ावा मिले जो देश की सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती से जुड़े हों। इस योजना के तहत कंपनियों को लंबे समय के लिए बहुत कम या बिना ब्याज पर पैसा दिया जाएगा ताकि उन्हें रिसर्च करने में मदद मिल सके। इस योजना के कुछ मुख्य मकसद हैं। पहला है ऐसी तकनीकी पर काम करना जो काफी एडवांस और भविष्य के लिए जरूरी हो। दूसरा है देश को जरूरी तकनीकी खरीदने या खुद बनाने में मदद देना, और वहीं तीसरा है डीप टेक में निवेश करने के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना। दोस्तों इस योजना में फंडिंग का पूरा सिस्टम 2 लेवल में बांटा गया है। पहला लेवल है स्पेशल पर्पसेस फंड यानी SPF, जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF के अंदर बनाया गया है। NRF को 2023 के एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य है रिसर्च और डेवलपमेंट को मजबूत करना। इसके तहत पहले से मौजूद साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी SERB को अब इसमें शामिल कर लिया गया है। दूसरे लेवल पर है फंड मैनेजर्स, जिन्हें SPF से पैसा मिलता है। ये मैनेजर स्टार्टअप्स या प्राइवेट संस्थाओं को कम ब्याज वाले लोन या इक्विटी इन्वेस्टमेंट के तौर पर फंड देते हैं और इस योजना की रणनीतिक दिशा तय करते हैं। ANRF का गवर्निंग बोर्ड इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। इस पूरी योजना को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभाल रहा है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो यह योजना देश को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इधर खबर आई है कि अब ईरान ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग करना बंद कर दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हवाई हमले इसलिए किए थे क्योंकि IAEA की बोर्ड मीटिंग में ईरान को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT के नियमों का उल्लंघन करने वाला घोषित कर दिया गया था। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक वैश्विक संस्था है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। दरअसल IAEA को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये सुनिश्चित करे कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं वे इसे बनाने की कोशिश भी ना करें। IAEA सुनिश्चित करती है कि परमाणु तकनीक का उपयोग इस्तेमाल केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए हो, न कि हथियारों के लिए। IAEA इन देशों की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है ताकि यह तय हो सके कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांति के मकसद से ही चल रहा है। लेकिन अब ईरान ने IAEA के साथ सहयोग करना ही बंद कर दिया है।
देखिए, ये सिर्फ एक देश का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड की ओर भी इशारा करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ताकत और महत्व लगातार कम होता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव कम हो रहा है, जैसे कई देश अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अमेरिका का पेरिस जलवायु समझौते से निकल जाना इसका एक उदाहरण है। इन संस्थाओं की साख यानी क्रेडिबिलिटी भी गिर रही है, क्योंकि कई बार इनमें सहमति नहीं बन पाती और विकसित देश इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। ये संगठन अक्सर इनफेक्टिव भी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई कड़े कानून लागू करने की ताकत होती है और ना ही पर्याप्त संसाधन। इनकी वैधता पर भी सवाल उठने लगे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर देना, जो कि आज के समय में असंतुलित और पुराने ढांचे जैसा ही लगता है। कुल मिलाकर ईरान का IAEA से दूरी बनाना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक खास पहल शुरू की है, जिसका मकसद है डूबते हुए करियाचल्ली आइलैंड को बचाना। यह द्वीप गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है, जो भारत का एक बेहद संवेदनशील समुद्री इलाका माना जाता है। यह इलाका रामेश्वरम और तूतीकोरन के बीच आता है और यहां भारत की 4 प्रमुख कोरल रीफ्स में से एक मौजूद है। आपको बता दें कि करियाचल्ली उन 21 द्वीपों में से एक है जो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह द्वीप पूरी तरीके से निर्जन यानी अनइनहेबिटेड है और इसके समुद्री किनारे की रेत, बालू के टीले और सपाट रेतीले मैदान पाए जाते हैं। लेकिन पीछे कुछ दशकों में यह द्वीप तेजी से डूब रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है तेजी से हो रहा टकराव, समुद्र का बढ़ता जलस्तर और आसपास की कोरल रीफ और समुद्री घास का खराब होना। IIT मद्रास की एक रिपोर्ट के अनुसार 1969 की तुलना में 2024 तक इस द्वीप का 70% हिस्सा डूब जा चुका होगा। यहाँ की लगभग 1/3 कोरल लीव्स ब्लीच हो चुकी होगी यानी मर चुकी होगी। अगर कोरल और समुद्री घास ऐसे ही खत्म होते रहे तो 2036 तक पूरा द्वीप समूह समुद्र में बस सकता है, यानी हमारे पास इसे बचाने के लिए सिर्फ 1 दशक बचा है। अब इस संकट से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने TNSHORE यानी TN शोर तमिलनाडु सस्टेनेबिलिटी हार्नेसिंग ओशियन रिसर्च नाम की योजना बनाई है, जो अगस्त 2025 से शुरू होगी। इसके तहत कोरल रीफ्स को कृत्रिम तरीकों से दोबारा उगाने, समुद्री घास लगाने और समुद्री जीवन को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में सरकार ने स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 यानी SBC3 प्रोग्राम को तेजी से शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना को अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी। इसका मकसद है अगले 10 सालों में ऐसे खास सैटेलाइट बनाना और अंतरिक्ष में भेजना जो दुश्मन देशों पर नजर रखने में मदद करें। दोस्तों, इस योजना के तहत कुल 52 सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे, जिसमें 21 को इसरो बनाएगा और 31 को 3 निजी कंपनियां तैयार करेंगी। पहला सैटेलाइट अप्रैल 2026 तक भेजा जाएगा और पूरा सिस्टम 2029 तक तैयार करने का लक्ष्य है। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत, चीन, पाकिस्तान और हिंद महासागर जैसे बड़े इलाकों पर लगातार और ज्यादा अच्छे तरीके से नजर रख पाएगा। इन सैटेलाइट्स की मदद से हमारी थल सेना, वायुसेना और नौसेना दुश्मन के एयरबेस, सेना के जमावड़े और बाकी गतिविधियों को दूर से ही पहचान सकेंगी। इन नए सैटेलाइट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI यानी कंप्यूटर की सोचने वाली तकनीकी का इस्तेमाल होगा, जिससे ये सैटेलाइट आपस में संपर्क करके ज्यादा सटीक जानकारी जुटा सकेंगे। इस प्रोग्राम का एक खास हिस्सा यह भी है कि इसरो अपनी छोटे रॉकेट लॉन्च टेक्निक यानी SSLV निजी कंपनियों को देगा, ताकि जरूरत पड़ने पर सैटेलाइट्स को जल्दी से लॉन्च किया जा सके। ये उपग्रह क्रम ऊंचाई और स्थिर कक्षा दोनों में काम करेंगे, जिससे बड़ी और साफ कवरेज मिल सकेगी। साथ ही यह चीन की ऐसी तकनीकियों का भी मुकाबला करेगा जो भारत के सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 26,968 करोड़ रुपए है और इसे डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA नाम की संस्था देख रही है, जो 2019 में बनी थी। यह एजेंसी अंतरिक्ष में भारत की सेना से जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को निभाती है और इसरो, DRDO और तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम करती है। साफ शब्दों में कहें तो SBS3 प्रोग्राम भारत को अंतरिक्ष में निगरानी और सुरक्षा के मामलों में बहुत ताकतवर बना देगी और ये आने वाले समय में दुश्मनों की हर ताकत पर पैनी नजर रखने में मदद करेगा। क्वाड समूह यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक पहल शुरू की है, जिसका मकसद है भरोसेमंद सप्लाई चेन को सुरक्षित और विविध बनाना, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स, ई वेस्ट से जुड़ी मिनरल रिकवरी और रीप्रोसेसिंग के क्षेत्र में।
ये पहल क्वाड देशों के बीच सप्लाई चेन रिजिलियंस को मजबूत करेगी ताकि दुनिया की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई किसी एक देश पर निर्भर न रहे। आज लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जैसी बैटरी स्टोरेज व सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि इनकी सप्लाई कुछ ही देशों में केंद्रित है, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दुनिया का लगभग 70% कोबाल्ट सप्लाई करता है और चीन कोबाल्ट का 68%, निकेल का 65% और लिथियम का 60% रिफाइन करता है। 2024 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे जरूरी मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगा दी थी, जिससे यह साफ हो गया कि क्रिटिकल मिनरल्स को जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रिटिकल मिनरल्स को इसलिए क्रिटिकल कहा जाता है क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कई जोखिमों से घिरी हुई है। भारत ने भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को कानूनी ताकत मिली। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी NCMM, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 और इंटरनेशनल समझौते जैसे मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP, जिसे भारत ने 2023 में ज्वाइन किया। इसके अलावा भारत ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी भी बनाई है, जो विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खरीद का काम करती है, जैसे कि 2024 में भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम खदानों की एक्सप्लोरेशन को लेकर हुआ समझौता। ये पूरी पहल भारत को स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सुरक्षा के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई में एक मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाल ही में इथोपिया के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम यानी GERD डैम लगभग पूरा हो गया है और इसे सितंबर में औपचारिक रूप से उद्घाटित किया जाएगा। ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम अफ्रीका के देश इथोपिया में बन रहा है। बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट है ये डैम ब्लू नील नदी पर बना है, जो नील नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। ये डैम इथोपिया और सूडान की सीमा के पास स्थित है और इसका निर्माण 2011 में शुरू हुआ था। इसका नाम पहले मिलेनियम डैम था। GERD यानी गेड की बिजली उत्पादन क्षमता 6.45 गीगावाट है, जिससे यह अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन गया है। यह डैम 145 मीटर ऊंचा और 1780 मीटर लंबा है और इसे बनाने वाला जलाशय 74 अरब घन मीटर पानी रोक सकता है। इस जलाशय का क्षेत्रफल 1875 वर्ग किलोमीटर है और यह एक गहरी घाटी में बना है, जिससे इसका सतही क्षेत्रफल कम है लेकिन गहराई ज्यादा है। इस डैम में 2 पावर स्टेशन, 3 स्पिलवे, पानी निकालने का रास्ता और एक सैडल डैम यानी कि सपोर्टिंग डैम शामिल है। सैडल डैम 4.8 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा है और इसमें एक इमरजेंसी स्पिलवे भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर पानी सीधे जलाशय में छोड़ा जा सकता है। डैम में कुल 16 टरबाइन यूनिट्स हैं, जिसमें से हर एक 375 मेगावाट बिजली बना सकती हैं। हालांकि इस डैम को लेकर मिस्र और सूडान जैसे देशों की चिंता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे नील नदी का पानी कम मिल सकता है, जो उनकी कृषि और जीवन के बीच बहुत जरूरी है। इसलिए वे चाहते हैं कि डैम का पानी भरना तभी शुरू हो जब सभी देश आपसी समझौते पर पहुंच जाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में 14वें दलाई लामा द्वारा गठित गदेन फोडरंग ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ट्रस्ट केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था और इसका कोई सामाजिक कार्य नहीं है। यह ट्रस्ट भविष्य में दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकृत निकाय होगा। इसका नाम उस ऐतिहासिक सरकार के नाम पर रखा गया है जिसे 1959 तक दलाई लामाओं ने चलाया था और इसका संचालन संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 3 या फिर 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन का उद्देश्य क्या है? क्वाड देशों की कोस्ट गार्ड्स के बीच समन्वय और समुद्री सहयोग बढ़ाना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त सैन्य बेस स्थापित करना, क्वाड देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समुद्री निगरानी प्रणाली लागू करना। अगला प्रश्न है, साइट समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन को रोकना, लुप्त प्राय वन्यजीव और वनस्पति प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करना, कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना या फिर समुद्री जीवों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाना।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइट्स एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हर देश में एक जैसे कानून लागू करती है। साइट्स का मुख्यालय जिनेवा में है और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP संचालित करता है। साइट्स के तहत प्रजातियों को केवल 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं या फिर सभी कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह 1855 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विद्रोह दामिनेकोह के क्षेत्र में हुआ था जो संतालों के लिए कंपनी सरकार द्वारा विशेष रूप से बसाया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद और भैरव के साथ साथ फूलो झानो ने भी किया था। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण केवल धार्मिक दमन और मिशनरी गतिविधियां थीं। इस विद्रोह को भारत की पहली संगठित जनजातीय क्रांति के रूप में देखा जाता है। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल 1, 2 और 4 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं या फिर उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की नई राष्ट्रीय खेल नीति यानी खेलो भारत नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए कॉन्क्यूरेंट लिस्ट से संबंधित विषयों के अंतर्गत आती है। इस नीति में खेलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ समन्वय में विकसित करने की बात कही गई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI की स्थापना खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत की गई थी। नई नीति में PPP मॉडल और CSR फंडिंग को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 4 सही हैं, केवल 1, 3 और 4 सही हैं या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई TN शोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य कोरल रीफ और समुद्री घास बहाली के माध्यम से करैयाचल्ली द्वीप को पुनर्जीवित करना है। करैयाचल्ली आइलैंड गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यह एक निर्जन द्वीप है। इस योजना के तहत IIT मद्रास की सहायता से समुद्री ऊर्जा यानी मरीन एनर्जी उत्पादन के लिए टाइडल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। करैयाचल्ली आइलैंड पर कोरल रीफ्स के तेजी से ब्लीच होने का एक कारण समुद्र की बढ़ती अम्लता यानी ओशियन एसिडिफिकेशन भी है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल 1, 2 और 4 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 सही हैं या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसांस डैम यानी GERD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डैम नील नदी के मुख्य धारा पर स्थित है। इसकी जल ग्रहण क्षमता लगभग 74 अरब घन मीटर है, जिससे यह अफ्रीका का सबसे बड़ा जलाशय बनता है। GERD से जुड़ी प्रमुख चिंताओं में ट्रांसबाउंड्री जल विवाद और डाउनस्ट्रीम देशों की जल सुरक्षा शामिल है। GERD की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 6450 मेगावाट है, जिससे यह अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर उपरोक्त सभी सही हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीक नई खबरों के साथ। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिएगा। पिछले बुलेटिन के प्रश्नों का जवाब आपको स्क्रीन पर दिखेगा।